हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ऐसे पेशेंट से रिलेटेड है जिनके की टंग की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। तो जो टंग का मूवमेंट है वो किस किस कंडीशन में रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको कोई भी हैबिट है, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो या गुटखा चीविंग हो, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो ये बेसिकली होता है आपका बिटल नट से, यानी कि सुपारी से। लेकिन सुपारी के साथ साथ ये मिक्स होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, जैसे कि गुटखा में ये मिक्स होते हैं सुपारी छोटे वाले। तो इससे भी आपको जो है जो प्रॉब्लम है फाइब्रोसिस की वो हो सकती है। और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं मेरे इस तरह के, तो उनको पता होगा कि जो टाइट हो जाती है अंदर की म्यूकोसा, ठीक उसी तरह से गाल की सतह से ये स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये माउथ के अलग अलग हिस्सों में जो है वहाँ पे फाइब्रोसिस क्रिएट करता है। जैसे आपका लोअर लिप हो गया, आपके बकल म्यूकोसा हो गए, आपके सॉफ्ट पैलेट हो गए, आपके जो फ्लोर ऑफ माउथ है वहाँ पे भी ब्लैंचिंग आ गई, प्लस जो आपका टंग है वो भी बहुत ज़्यादा आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि फाइब्रोसिस के ये जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के एडवांस स्टेज है, यानी कि वेरी एडवांस स्टेज। अब जब टंग की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पे अगर कोई उंड नहीं है और पेशेंट ने हैबिट छोड़ दिया है तो धीरे धीरे ये जो फाइब्रोसिस है, ये जो फाइब्रोटिक बैंड है वो टूटेंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि आपको कोई भी हैबिट नहीं है और फिर भी ये आपको अचानक से माउथ के अंदर जो है आपके टंग की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है और कोई भी टंग टाई की प्रॉब्लम नहीं है, यानी आपका फ्रीनम अटैचमेंट जो है वो भी बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और आपके माउथ में टंग की प्रॉब्लम है कि टंग का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है। तो अभी मैं एक केस डिस्कस कर रही हूँ। ये जो मेरे पेशेंट है ये नॉन हैबिचुअल पर्सन है और ये ओल्ड फीमेल पेशेंट है। और इनकी जो है जो कल मैंने इन्हें देखा था तो इनकी जो प्रॉब्लम है कि इनका टंग मूव नहीं कर पाता है और ये लगभग 15-20 दिन से एकदम ही टंग को बाहर नहीं निकाल पा रही है। तो ऐसा कब होता है? तो ऐसा आपका जो है फ्लोर ऑफ माउथ जब इन्वॉल्व होता है, यानी टंग में जो चेंज है, जो ट्यूमर सेल्स है वो आपके फ्लोर ऑफ माउथ तक पहुंच गया है। और जनरली जो आपका फ्लोर ऑफ माउथ का जो कैंसर है या कार्सिनोमा है, तो वैसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो टंग मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो इन पेशेंट की जब मैंने हिस्ट्री ली थी तो इनका कहना था कि 2 साल नहीं 1 साल पहले इनका अल्सर हुआ और अल्सर ठीक हो गया। इन्होंने किसी हकीम की दवा कराई थी और इनका अल्सर ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो जो टंग है वो बाहर आना बंद हो रहा है और उन्हें खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सिर्फ लिक्विड डाइट ये ले पा रही हैं। तो और इनको बायोप्सी नहीं करवाना है। तो ऐसे पेशेंट जो बायोप्सी से बचना चाहते हैं तो वो पेट स्कैन करवा सकते हैं अपना। जो पेट स्कैन जो है ये आपका जो भी लीजन है, जो भी ट्यूमर इधर उधर आपके मेटास्टैटिक ट्यूमर होते हैं जो कि आपके एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो वो साइट को वो आइडेंटिफाई कर लेता है और आपके जो ट्यूमर का एडवांसमेंट है, कहाँ कहाँ प्रोग्रेस हुआ है, उसे ये पता करने में सक्षम होता है। तो अगर पेशेंट जो है नहीं करवा पा रहे हैं बायोप्सी और उन्हें डर लग रहा है तो आप पेट स्कैन भी करवा सकते हैं। इससे आपको जो है समझ में आएगा कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है, प्रॉब्लम है या नहीं है, ट्यूमर सेल्स हैं या नहीं है, या फिर ट्यूमर सेल्स एक जगह है या फिर वो मेटास्टैटिक फेज में है, यानी कि अलग अलग हिस्सों में वो स्प्रेड तो नहीं हो गए हैं। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। तो ये पेशेंट के जो अटेंडेंट थे, यानी कि जो उन्होंने मुझसे यही कहा कि क्या मैं इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर इसके लिए मुझे बायोप्सी नहीं करवाना, तो मुझे क्या करवाना चाहिए। तो मैंने उन्हें पेट स्कैन की सलाह दी है। तो अभी ये अंडर ऑब्जर्वेशन है और अभी मैंने इन्हें बोला भी है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी में भी विजिट करें, क्योंकि हो सकता है
कि पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़े, क्योंकि कई बार एडवांस स्टेज जो कार्सिनोमा होता है उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो डिजीज़ है वो प्रोग्रेस कर चुका होता है अलग अलग हिस्सों में। तो उन्हें जो है आपको जो कंट्रोल करने के लिए जो थेरेपी है वो रेडिएशन और कीमोथेरेपी देना पड़ सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है इमीडिएट जो है मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है और डायग्नोसिस को स्टेबल करने की ज़रूरत है, ना कि आप इसको जो है बहुत लंबे समय तक जो है अलग अलग तरह के मेडिसिन से क्योर करने के लिए सोचें। ज़रूरत है कि स्टेबल आपने डायग्नोसिस को ज़रूर करवा लें और सही समय पे उचित सलाह लेके इलाज लें। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।